अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन हज़रात, आपका होस्ट आलमगीर नासिर सुखेरा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने नरेशन के बारे में पढ़ना है, जिन्हें आमतौर पर डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन चूंकि लेंथी है, इसलिए इसको दो पार्ट्स में तैयार किया जा रहा है। तो पहला पार्ट्स आपकी खिदमत में हाजिर है। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इनको हम मिलाकर नरेशन भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच को और इनडायरेक्ट स्पीच को हम एक ही लफ्ज में अगर कहें तो नरेशन भी हम इसे कहते हैं। हम पहले डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। डायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट नरेशन भी कहा जाता है। इट शोज द स्पीकर्स एग्जैक्ट वर्ड्स, बोलने वाले के सेम टू सेम वैसे लफ्ज ये उसको ज़ाहिर करता है, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाती। बोलने वाला जो भी लफ्ज बोलता है उसके लफ्ज सेम टू सेम लिखे जाते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं की जाती। ये डायरेक्ट स्पीच इसको ज़ाहिर करता है, और उन लफ्ज़ों को हम इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं। दो कामाज शुरू में लगाए जाते हैं उल्टे, और दो कामाज आखिर में लगाए जाते हैं। कामाज के अंदर हम उनको बंद करके लिखते हैं, जिस तरह यहाँ मिसाल दी गई, ही सेड टू मी, ये दो कामाज लगे हुए, आई गो विद यू, उसने मुझे कहा, जो कुछ उसने कहा, बोलने वाले ने जो कुछ कहा, मैंने उसके अल्फाजों को कामाज के अंदर वैसे का वैसा लिख दिया। तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स अगर कामास के अंदर वैसे के वैसे लिख दिए जाएं, इनको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, या इनडायरेक्ट नरेशन भी इसे कहा जाता है। इट शोज द मीनिंग्स ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स, ये बोलने वाले के जो लफ्ज होते हैं, उन लफ्जों में किसी किस्म की कोई तब्दीलियां तो की जाती हैं, लेकिन उसके मफहूम में तब्दीली नहीं की जाती। लफ्जों में मुनासिब तब्दीलियां आगे पीछे करके की जाती हैं, लेकिन मफहूम वैसे का वैसा रहता है, मफहूम में तब्दीली नहीं की जाती। इट शोज द मीनिंग्स ऑफ द स्पीकर्स वर्ड्स, ये बोलने वाले के लफ्जों के मानी को ज़ाहिर करता है। These words are written without inverted commas, और इन लफ्जों को हम कामाज में नहीं लिखते, इन लफ्जों में कामाज हम खत्म कर देते हैं। जिस तरह यहां हमने देखा, उसी जुमले को ही सेड टू मी, आई गो विद यू, इसको हमने कामाज खत्म करने के लिए ही टोल्ड मी दैट ही वेंट विद हिम यहां लिखा। यहां हम देख रहे हैं कामाज भी खत्म हो गए और कामाज की जगह हमने दैट लगाया। ये किस तरह लगता है, जब आप फिक्रात बनाने सीखेंगे तो वहां जाकर ये पता चलेगा। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में फर्क आपने जाना कि डायरेक्ट स्पीच स्पीकर्स के एग्जैक्ट वर्ड को लिखा जाता है और इन्वर्टेड कामात में लिखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में स्पीकर्स के एग्जैक्ट वर्ड्स को नहीं लिखा जाता, बल्कि उसका मफहूम लिखा जाता है, और उसमें कामाज इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच के या नरेशन को लिखने के हम तरीका सीखेंगे कि यह हम किस तरह लिखते हैं, और इनमें आने वाले हिस्से जो है, दो हिस्से होते हैं, दो हिस्सों को हम क्या कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को या डायरेक्ट नरेशन को, यहां हमने देखा एक जुमला, तवज्जो करेंगे, ही सेड टू मी, यहां कामा लगा हुआ है। ये हिस्सा जो है यहां से लेकर यहां तक, ये हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी हम कह सकते हैं, इसको रिपोर्टिंग नरेशन भी हम कह सकते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में पहला जो है ही, ये सब्जेक्ट है, तो इस रिपोर्टिंग की वजह से ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा। ये सेड वर्ब है, ये इसकी वजह से, रिपोर्टिंग की वजह से रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट है मी, यहां ये एरो का निशान लगा दिया गया, ये मी ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं हम इसे। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, इस हिस्से को कहेंगे जो कामाज के बाहर है। कामाज के अंदर वाला फिक्रा, यहां ये कामाज लगे हुए हैं, कामाज के अंदर वाला फिक्रा, वी विजिटेड द जू यस्टरडे,
हमने कल चिड़ियाघर की सैर की, इस हिस्से को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या रिपोर्टेड नरेशन कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में यहां हमने देखा वी सब्जेक्ट है, विजिटेड वर्ब है, जू ऑब्जेक्ट है। तो इस हवाले से रिपोर्टेड के हवाले से हम इसे रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट ये कहेंगे। एक दफा फिर समाप्त कर लें कि रिपोर्टेड स्पीच इस कामास के अंदर वाले फिक्रे को कहा जाता है। इसका सब्जेक्ट इस रिपोर्टेड की वजह से रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसको मुकम्मल तौर पर बनाने के लिए जब हम तफसील में जाएंगे वहां बनाया जाएगा। पहले इनके नाम जानना आधा जरूरी थे और ये चीजें चंद एक ऐसी हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे तो उनको ज़बानी याद रखना भी जरूरी है। कन्वर्जन ऑफ टेंसेस, टेंसेस की तब्दीली, इसको ज़बानी याद रखना जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये लफ्ज कंटिन्यूअस को मैंने एब्रीवेटेड लिखा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए उसको हम तब्दील नहीं करेंगे, अनचेंज रहेगा वो। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी अनचेंज रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल शैल लगाते हैं फिक्रात को बनाते हुए, लेकिन जब पैसे नरेशन में तब्दील करेंगे इसको तो हम विल एल शैल को दोनों को ही हम वुड में तब्दील करेंगे। हालांकि विल वुड में बदलता है, शैल शुड में बदलना चाहिए, लेकिन कहा जाता है, कहते हैं कि दोनों को अगर वुड में बदल दिया जाए तो किसी किस्म की कोई गलती वाकई नहीं होती। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें हम विल भी शैल भी इस्तेमाल करते हैं, तो विल शैल सिर्फ तब्दील होगा, बाकी बी बरकरार रहेगा। विल शैल की जगह हम वुड लगाएंगे। जहां भी फ्यूचर टेंस में विल शैल आएगा वहां सिर्फ हम वुड लगाएंगे। अगर हैज आगे आ गया या बी आ गया तो वो बरकरार रहेगा। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव लगाते हैं तो विल शैल की जगह सिर्फ वुड आ जाएगा, हैव बरकरार रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम विल हैव बीन शैल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं, विल शैल की जगह वुड आ जाएगा, वुड हैव बीन। एजएमआर अगर इसमें रिपोर्टेड स्पीच में एजएमआर आ जाए तो उसको हम वाज वर तब्दील करेंगे। ये सब्जेक्ट के मुताबिक, वाहिद सब्जेक्ट होगा तो वाद लग जाएगा, जमा का सब्जेक्ट होगा तो वर इस्तेमाल होगा। कैन को हम कोड में बदलेंगे, मे को माइट में बदल दे देंगे। बाज़ दफा डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में कुड, वुड, शुड, माइट, ऑट टू, हैड ये लफ्ज आ जाते हैं। ये लफ्ज अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ जाएं तो ये अनचेंज रहते हैं, ये तब्दील नहीं होते। जी नाजरीन, हम पढ़ रहे थे कि इन चीज़ों को याद करना ज़रूरी है। केसेस ऑफ प्रोनाउन, ये केसेस हमें ज़बानी याद करनी है। पहली केस को हम सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। दूसरी केस को पॉजेसिव केस कहा जाता है। तीसरी केस को ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। चौथी केस को जेनेटिव केस कहा जाता है और पांचवी केस को रिफ्लेक्सिव केस कहा जाता है। नीचे दिए केसेस आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ ये बयान कर दी गई हैं। इनमें से सबसे अहम बात है, इनको इस तरीके से याद करना या मेमोराइज कर लेना या क्रैम कर लेना ये ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ये अहम बात है कि आप हिम आपके सामने आया तो क्या आप इसे पहचान सकते हैं कि इन केसेस में से कौन सी केस है। तो उस सूरत में इस तरीके से इनको याद करना है कि लफ्ज़ों के ज़रिए भी इनकी पहचान हो सके और इनके नाम भी आपको अच्छे तरीके से याद हों। क्योंकि नरेशन को सीखने के लिए टेंसेस के बाद, टेंसेस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेने के बाद इन चीज़ों का जानना अद हद ज़रूरी है। अगर इनमें कहीं भी कमज़ोरी वाक़ई हुई तो नरेशन के सीखने में दिक्कत पेश आ सकती है। तो आप इन केसेस ऑफ प्रोनाउन के फ़ौरन बाद इन रियल पर्सन्स को, इनको हम रियल पर्सन्स कहते हैं। फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी,
माइन माई सेल्फ, आई की जितने हालतें हैं वो सारी की सारी। वी आवर अस, यहां मैंने इख्तिसार से लिखा। वी आवर अस, आवर्स आवर सेल्व्स, ये सारी 6 की 6, ये 3 ये, यानी कि इसके दूसरे हिस्से 5 ये और 5 ये से, ये सारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। नरेशन में आई माई मी माइन माई सेल्फ, वी आवर अस आवर्स आवर सेल्फ, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। सेकंड पर्सन यू योर, यू योर्स, योर सेल्फ या योर सेल्व्स। याद रखें यू का लफ्ज बतौर वाहिद भी इस्तेमाल होता है और बतौर जमा भी इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन में ये 4 शामिल हैं, दे ही शी इट और इनकी सारी हालतें, ये थर्ड पर्सन में शामिल हैं। एंड रियल पर्सन को भी अच्छे तरीके से याद करना जरूरी है। डिलीशन ऑफ कामास, डायरेक्ट स्पीच में हम इन्वर्टेड कामा लगाते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के फौरन बाद, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के फौरन बाद हम कामा लगाते हैं नीचे एक, और फिर आगे स्पीकर्स के एग्जैक्ट वर्ड्स की स्टेटमेंट लिखते हैं। उसके लिए हम उन कामास को हमने डिलीट करना है, खत्म करना है। तो इसके 4 तरीके हैं। नंबर 1, अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये मैंने स्पीच मुखफ़फ़ लिखा, अगर रिपोर्टेड स्पीच नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो तो कामास की जगह हम दैट लगाएंगे। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच सादा सवालिया हो, सिंपल इंटेरोगेटिव हो, जो हेल्पिंग वर्ब से हमेशा शुरू होता है, तो हम कामास की जगह इफ भी लगा सकते हैं, वेदर भी लगा सकते हैं। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड्स व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हिच, व्हाई, हाउ, हु इनसे शुरू हो तो हम उसी लफ्ज को, उसी वर्ड को यानी WH वर्ड को हम कामास की जगह पर लिख सकते हैं। चौथा तरीका, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका पहली फॉर्म से शुरू हो तो हम कामास को खत्म करके उसकी जगह टू लगा सकते हैं, और टू के बाद हमेशा नरेशन में पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। तो कामास को डिलीट करने के ये 4 तरीके हैं। इसके अलावा हम रिपोर्टिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह ज्यादातर सेड इस्तेमाल होता है, जो तब्दील होता है, क्योंकि से वगैरह तब्दीली उसमें बहुत कम वाक़ई होती है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को, जिसे हम सेड टू भी आम लफ्ज़ों में कहते हैं, इसको हम इन लफ्ज़ों के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। इनकी जगह सेड टू की जगह टोल्ड, एस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या कमांडेड, फॉरबेड मना करना, सजेस्टेड या प्रपोज तजवीज़ देना, विश्ड ख्वाहिश तमन्ना, परेड दुआ के लिए, एक्सक्लेम्ड विद जाए खुशी का इजहार, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज, हैरत का इजहार, एक्सक्लेम्ड विद सारो, गम का इजहार। ये हम लफ्ज, इनमें से कौन सा लफ्ज सेड टू की जगह आएगा, ये रिपोर्टेड स्पीच हमें मानी बताएगा। रिपोर्टेड स्पीच का जो मफहूम या अलामतें हमें हासिल होंगी उसके मुताबिक हम इन लफ्जों में से कोई एक लफ्ज सेड टू की जगह लिखेंगे। बाद दफा फिक्रे में टाइम या प्लेस का जिक्र आ जाता है। उन टाइम या प्लेस को हम किस तरीके से तब्दील करेंगे, इनको हम आमतौर पर वर्ड चेंजिंग भी, चेंज भी कहते हैं। दिस आ जाए अगर तो दैट में बदलेगा, दीज दोज में बदलेगा, हेयर देयर में, एगो बिफोर में, टुडे दैट डे में, यस्टरडे द डे बिफोर, टुमारो द नेक्स्ट डे में भी बदलता है, इसको द फॉलोइंग डे में भी बदल सकते हैं। लास्ट आ जाए, लास्ट से मुराद ये है कि किसी भी नाउन के साथ मिलकर आ जाए। लास्ट ईयर, लास्ट डे, किसी भी लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट सेंचुरी, तो किसी भी के साथ मिलकर आ जाएगा तो उसके साथ हम प्रीवियस, दी प्रीवियस में इसमें बदल देंगे। दी प्रीवियस डे, दी प्रीवियस वीक, दी प्रीवियस मंथ। इसी तरीके से नेक्स्ट किसी नाउन के साथ मिलकर आ जाता है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट को हम दी फॉलोइंग में बदल देंगे। दी डे बिफोर आफ्टर टुमारो, आने वाला कल जो है, आने वाला, डे बिफोर टुमारो, आने वाला परसों, मेरे वाले साहब परसों आएंगे। माई फादर विल कम द डे आफ्टर, द डे बिफोर टुमारो, तो हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, द डे आफ्टर टुमारो। इसको हम इन 2 डेज टाइम, डेज लिखकर ऊपर एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे, आगे टाइम लिखेंगे। बाज दफा गुजरा हुआ परसों की बात आ जाती है, मेरे वालिद साहब परसों आए। माई फादर केम द डे आफ्टर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, तो इसको हम ये लगाएंगे, इसको हम 2 डेज बिफोर लिखेंगे। तो इनको ज़बानी याद करना, ये 5-7 चीज़ें जो हैं, चेंज ऑफ टाइम प्लेस या रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड की तब्दीली, डिलीशन ऑफ कामास,
केसेस ऑफ प्रोनाउन, रियल पर्सन्स, टेंसेस की तब्दीली, इन चीज़ों को ज़बानी याद करना अहद ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें याद नहीं होगी तो एक दफ़ा फिर समाप्त कर लें। इन नरेशन के सीखने में या फिक्रात बनाने में या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करने के लिए मुश्किल पेश आ सकती है। ये पहला पार्ट आपके पेश किया जा रहा है, दूसरा पार्ट अनकरीब इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। शुक्रिया, आपकी समाप्तों का शुक्रिया।